हम लोग करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशो। अभी आवाज नहीं चाहिए, देखो यहाँ पे रेशो जो है, आता एकाचाही नको आवाज। रेशो यहाँ पे 3 टाइप में रेशो क्लासिफाइड हुआ है, मेरे साथ ही लिखना। तो यहाँ पे रेशो 3 पैटर्न में डिवाइड हुआ है। एक है हमारा बैलेंस शीट रेशो, दूसरा है आपका इनकम स्टेटमेंट रेशो, और तीसरा है आपका कंबाइंड रेशो। इसको हम लोग मिक्स्ड रेशो भी कहते हैं। और बैलेंस शीट रेशो में आपके सिलेबस में 2 ही रेशो है, ऐसे बहुत सारे रेशोज है, पर फिलहाल 12 तक 2 ही रेशो है। एक है करंट रेशो एंड दूसरा है लिक्विड रेशो। उसका दूसरा नाम है क्विक रेशो। और इनकम स्टेटमेंट में टोटल वो लोग 3 रेशो पूछते हैं। ऐसे इनकम स्टेटमेंट में भी बहुत सारे रेशोज है, पर सिलेक्टेड है यहाँ पे। एक है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, दूसरा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, और तीसरा है आपका नेट प्रॉफिट रेशो। और कंबाइंड और मिक्स रेशो में अगेन देयर आर 2 रेशोज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको ROI कहते हैं। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो बैलेंस शीट रेशो, इनकम स्टेटमेंट रेशो और कंबाइंड रेशो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ कंबाइंड रेशो। 2 रेशो कंबाइंड है। इनकम स्टेटमेंट के 3 रेशो है और करंट रेशो के 2 रेशो है। टोटल 7 रेशोज मैक्सिमम आपके सिलेबस में है। पहले आ जाओ बैलेंस शीट रेशो के पास। सो बैलेंस शीट रेशो में पहला रेशो है करंट रेशो। बैलेंस शीट रेशो में पहला रेशो है करंट रेशो। और करंट रेशो कैसे आएगा? करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। सो करंट रेशो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। नॉर्मली ये क्वेश्चन कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए आ सकते हैं। करंट एसेट डिवाइड बाय
करंट लायबिलिटीज। सो ऑलरेडी मैंने करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी लिख के दी है। वापस यहाँ पे कुछ आइटम जो है यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, सन्डी डेटर्स, लूज टूल्स, बिल रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सो मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप इमीडिएटली सेल कर सको। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद स्टॉक, उसका ही दूसरा नाम है इन्वेंटरीज, स्टॉक एंड इन्वेंटरीज। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल। करंट लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम, शॉर्ट टर्म लोन्स, provision for tax, unclaimed dividend, provision for tax, unclaimed dividend, अभी इसमें ही आपको क्विक नॉन क्विक बाजू में लिख के देता हूँ। डेटर जो है इज अ क्विक एसेट, लूज टूल इज अ नॉन क्विक एसेट, बिल रिसीवेबल क्विक एसेट, कैश एंड बैंक क्विक एसेट, इन्वेस्टमेंट इन मार्केट सिक्योरिटी क्विक एसेट, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस नॉन क्विक एसेट, स्टॉक एंड इन्वेंटरी नॉन क्विक एसेट, प्रीपेड नॉन क्विक एसेट, इनकम रिसीवेबल क्विक एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्विक लायबिलिटी, बिल्स पेएबल क्विक लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्विक लायबिलिटी, प्री रिसीव्ड इनकम नॉन क्विक लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन्स क्विक लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स क्विक लायबिलिटी, अनक्लेम्ड डिविडेंड क्विक लायबिलिटीज। सो जितने भी आइटम्स है पूरे एग्जाम में आएगा तो यहाँ से ही आएगा।
तो करंट एसेट देखना, पहला क्या बेटा, डेटर्स। डेटर मतलब कौन, जिसके पास से पैसा मिलने वाला होता है उसको डेटर कहते हैं। लूज टूल्स मतलब स्पेयर पार्ट्स आपके, ओके, वो भी क्या है बेटा, करंट एसेट में आते हैं। उसके बाद बिल रिसीवेबल, बिल का पैसा मिलने वाला है तो वो आपका करंट एसेट है। उसके बाद आपके हाथ में जो कैश है या बैंक में जो कैश है वो आपकी कैश है, करंट एसेट है। इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाला तो म्यूचुअल फंड रिडीम हो सकता है इमीडिएटली, मतलब आज आपने रिडम्पशन डाला कि नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस, आपने किसी बंदे को पैसा दिया है शॉर्ट टर्म के लिए, स्टाफ को एडवांस दे दिया समझो आपने, ओके, या कोई बंदे को आपने एडवांस दे दिया तो आएगा शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस। स्टॉक एंड इन्वेंटरी मतलब क्लोजिंग स्टॉक। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस, और क्या बेटा, इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल मतलब इनकम मिलने वाला है। तो ये सारे हमारे क्या बेटा करंट एसेट है। उसमें से नॉन क्विक को याद रखना, तो नॉन क्विक में है लूज टूल, शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस से मैंने बोला था, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये नॉन क्विक है, बाकी सब क्या है, क्विक है। लाइब्रेरी में देखा जाए तो सारे क्विक लाइब्रेरी होते हैं। उसमें से सन्डी क्रेडिटर मतलब ऐसा बंदा जिसके वजह से गुड्स खरीदा है, पैसा देना बाकी है। बिल्स पेबल मतलब हमारे ऊपर किसी ने कहते बिल ड्रॉ किया है तो उसको बिल्स पेबल कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से अपने एक्सेस अमाउंट विड्रॉ किया, बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस इंकर्ड हुआ है पर आपने पे नहीं किया, उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसको कहते हैं प्री रिसीव्ड इनकम। शॉर्ट टर्म लोन्स, आपने कोई शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मतलब 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ या 2 मंथ के लिए लोन लिया आपने। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, गवर्नमेंट को टैक्सेस देना बाकी है। और अनक्लेम डिविडेंड मतलब आपको डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया है पर शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया तो उसको कहते हैं अनक्लेम। तो यहाँ पे आपका नॉन क्विक है बैंक ओवरड्राफ्ट एंड प्री रिसीव्ड, बाकी सब क्या बेटा क्विक है, ओके। तो पहला रेशो कौन सा है, करंट रेशो। कौन सा रेशो, क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी करोगे आपको कौन सा रेशो मिलेगा, करंट रेशो मिलेगा। तो एग्जाम में ना एमसीक्यू के लिए आ सकता है, मतलब करंट रेशो यहाँ पे डैश करेंगे और करंट लायबिलिटी लिखेंगे, यार क्लियर। सो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज यहाँ पे लिख देना। इसका एक स्टैंडर्ड रेशो आता है, यहाँ पे लिखना आइडियल करंट रेशो, ऐसे लिखना आइडियल करंट रेशो 2:1। आइडियल करंट रेशो 2:1, ओके। ये भी एमसीक्यू के लिए आ सकता है। 2:1 का मतलब समझो, 2:1 का मतलब है कि आपके बिजनेस में 2:1 का मतलब समझो, आपके बिजनेस में 1 रुपये की करंट लायबिलिटीज है तो आपको आपके पास 2 रुपये का करंट एसेट होना चाहिए। मतलब आपको 1 रुपये देने के लिए आपके पास कितने होने चाहिए, 2 रुपया होना चाहिए, तो आप आराम से लायबिलिटी को पे कर सकते हो, इसका मतलब वो है, ओके। मतलब आपके पास 1 रुपया करंट लायबिलिटी है और ये 50 पैसा करंट एसेट है तो आप यहाँ पे लायबिलिटी पे नहीं कर सकते। तो ये इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है, तो एग्जाम में एमसीक्यू के लिए पूछा जाएगा, अरे क्लियर। सो आइडियल करंट रेशो कितना है, 2:1। आइडियल या स्टैंडर्ड बोलो 2:1। 2 रुपीज़ का करंट एसेट तो 1 रुपये का करंट लायबिलिटीज, तो रेशो क्या बना, 2:1 बना। इज इट क्लियर। तो ये हमारा कौन सा रेशो हो गया बेटा, करंट रेशो। दूसरा रेशो है हमारा लिक्विड रेशो, इसका दूसरा नाम है क्विक रेशो, इसका तीसरा नाम है एसेट टेस्ट रेशो। तीनों का मतलब सेम है। सो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। या आप बोल सकते हो क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटीज। लिक्विड का ही मतलब होता है क्विक।
याद देखना बेटा। सो करंट एसेट आता कैसे है, तो ये टीचिंग नोट में लिखना। सो करंट एसेट बनता कैसे, सो करंट एसेट इज इक्वल टू क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट। तो ये भी एमसीक्यू एग्जाम में आ सकता है कि करंट एसेट यहाँ पे डैश कर देंगे प्लस नॉन क्विक एसेट। आर यू क्लियर? सो करंट एसेट इज इक्वल टू क्विक एसेट प्लस नॉन क्विक एसेट। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्विक एसेट कैसे आ सकता है, तो क्या ना इसे क्विक एसेट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मुझे क्विक एसेट निकालना है, तो नॉन क्विक यहाँ पे जो है प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, माइनस होगा। तो क्विक एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस नॉन क्विक एसेट। तो ये भी एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है। यहाँ पे देंगे क्विक एसेट, यहाँ पे देंगे करंट एसेट, यहाँ पे डैश करके यहाँ पे मिसिंग डाल देंगे। अरे क्लियर, समझा? तो ये सब एमसीक्यू के लिए आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, या कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए भी वो लोग पूछ सकते हैं। काय होते आवाज येतोय, त्याला बाहेर काढ पहिला, ये बाहेर ये, बाहेर ये ना बेटा, बाहेर ये, एकदम शेवटच्या बेंचला जा, लास्ट बेंचला, त्याला डायरेक्ट फर्स्ट बेंचला घेईन। वो गर्दी आहे पुढे, मागेच जात। नेक्स्ट लिखना, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्विक लायबिलिटीज प्लस नॉन क्विक लायबिलिटीज। तो ये भी एमसीक्यू के लिए आ सकता है, करंट लायबिलिटीज डैश प्लस नॉन क्विक लायबिलिटीज। सारे क्लियर? तो दोनों में से एक मिसिंग फिगर, मिसिंग निकालने के लिए आ सकता है एग्जाम में। और मुझे बता क्विक लायबिलिटीज कैसे आएगा, सो क्विक लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन क्विक लायबिलिटीज। सो करंट क्विक लायबिलिटीज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन क्विक लायबिलिटीज। सो बैलेंस शीट के दो रेशो है, एक है करंट रेशो एंड दूसरा कौन सा है, क्विक रेशो। करंट रेशो क्या है, फॉर्मूला में ये करंट रेशो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, क्विक रेशो क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटीज। अरे क्लियर? पहला कौन सा रेशो है, करंट रेशो, क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, क्विक रेशो क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटीज। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा दो रेशो खत्म हो गया, करंट एंड क्विक, मतलब बैलेंस शीट के दो रेशो थे, खत्म हो गया। नेक्स्ट लिखना, बैलेंस शीट के बाद इनकम स्टेटमेंट रेशो। इनकम स्टेटमेंट रेशो, इनकम स्टेटमेंट रेशो में पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, देखो ये रेशो तो निकालना बहुत इजी है, फॉर्मूला देखो उसके बाद लिखना। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो ग्रॉस प्रॉफिट पहला लिखना, डिवाइड बाय क्या करना है, तो डिवाइड बाय यहाँ पे नेट सेल होगा, डिवाइड बाय क्या होगा, नेट सेल। देखो इनकम रेशो निकालते समय जो बेस होगा ना बेटा, बेस मतलब डिवीजन में जो बेस होगा ये हमेशा नेट सेल होगा, हमेशा। तो एग्जाम में आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल। क्लियर? सो इनकम स्टेटमेंट रेशो आया तो हमेशा बेस इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेट सेल रहेगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे बताओ यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग नोट, एमसीक्यू के लिए कैसे घुमा सकते हैं आपको। तो कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, तो क्या ना इसे सेल
माइनस COGS, बराबर ना, अभी पढ़ा ना वर्टिकल में। सो सेल में से अपने COGS को माइनस कर दिया, क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फिर बोलेंगे सर COGS कैसे आएगा वो भी बताओ। तो COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक एड परचेस एड फैक्ट्री एक्सपेंस, उसको ही हम लोग कौन सा एक्सपेंस कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस, माइनस क्या बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नंबर 2, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो। तो इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। फिर सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे आएगा। सो यहाँ पे 3 टाइप के ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कौन से बेटा, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस फाइनेंस एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस फाइनेंस एक्सपेंसेस आपको मिलेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो फॉर्मूला बनेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। हो गया। नंबर 3, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को माइनस कर दिया, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। तो एग्जाम में ये भी MCQ बन सकता है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डैश, सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नंबर 3, नेट प्रॉफिट रेशो। सो नेट प्रॉफिट रेशो, तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स, हाँ 4th। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये नेट प्रॉफिट आपका एक तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हो सकता है या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हो सकता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोनों भी हो सकता है। फिर सर ये नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। सो जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा उसमें ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देना और लेस नॉन ऑपरेटिंग
एक्सपेंस को लेस कर देना। सो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनकम को ऐड कर देना, एक्सपेंस को लेस कर देना है, तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। कुछ नहीं कर रहा, स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूँ। स्टेटमेंट हमने वर्टिकल में लिखा था, अभी हॉरिजॉन्टल में फॉर्मूला वाइज कर रहे हैं, वही वो जो हमने स्टेटमेंट में लिखा था। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड द फिफ्थ, ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो टोटल कितने फॉर्मूलेज है? 5। पर मैंने इनकम स्टेटमेंट में 2 ही फॉर्मूले लिख के दिए थे, है ना? 3 लिख के दिए थे। कौन से लिख के दिए थे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, है ना? पर ये इतने सारे फॉर्मूले निकल सकते हैं उससे। पहला फॉर्मूला आप देखो, पहला फॉर्मूला देखो, सब देखो कि डिवाइड बाय नेट सेल है। सब जगह क्या है? डिवाइड बाय नेट सेल है। आपको ऊपर वाला याद रखना है। अभी ऊपर वाला याद रखना है, उसमें क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल, नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑपरेटिंग रेशो पूछा है, देखो एग्जाम में ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल, ऑपरेटिंग रेशो आ गया तो यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशो आ गया तो दोनों भी ऐड होगा। यहाँ पे COGS भी होगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशो है और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो है, दो अलग अलग है। ये एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल। एग्जाम में आ गया ऑपरेटिंग रेशो तो यहाँ पे COGS। अभी COGS कैसे निकालना है? ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। और ऑपरेटिंग में क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस। अरे क्लियर? इसकी सबकी टोटल डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, नेक्स्ट लिखना नंबर 3, कंबाइंड रेशो। कंबाइंड रेशो स्लैश कंबाइंड रेशो स्लैश मिक्स रेशो, कंबाइंड रेशो स्लैश मिक्स रेशो। इसमें 2 रेशो है। नंबर 1, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट so this is net profit divided by capital employed। net profit divided by capital employed, net profit divided by capital employed। सो यहाँ पे ना कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस
बोरोड फंड। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड लिखा है, मतलब इनडायरेक्टली ये क्या बेटा सोर्सेस ऑफ फंड है। ये क्या बेटा सोर्सेस ऑफ फंड है, शेयर होल्डर फंड प्लस बोरोड फंड। अभी शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा, तो शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट प्लस क्या बेटा बोरोड फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक दूसरा फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। लिखो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये भी एग्जाम में डायरेक्ट आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टोटल एसेट, और यहाँ पे एमसीक्यू उन्होंने दे दिया ना, तो ये आपको याद नहीं रहेगा, करंट लायबिलिटी रहेगा उसका आंसर। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये आप देखना कोई लिखेगा नहीं और किसी का ही आवाज़ नहीं चाहिए, बराबर से देखो, समझा तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं समझा तो फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा। सो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कौन से आइटम आते हैं, तो यहाँ पे आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, उसके बाद मतलब इनडायरेक्टली शेयर होल्डर फंड जो होता है ना, यहां पे आपको मिलेगा। दूसरा यहां पे होता है हमारा बोरोड फंड, फिर आपको यहां पे मिलता है करंट लायबिलिटीज। यहां पे होता है आपका फिक्स एसेट, यहां पे होता है आपका इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे आपका होता है करंट एसेट। ऐसे करके बैलेंस शीट बनती है। शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, बोरोड फंड एंड करंट लायबिलिटीज। असेट साइड में फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, ऐसे आइटम्स होते हैं। सोर्स ऑफ फंड का मतलब क्या होता है, सोर्स ऑफ फंड का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड प्लस बोरोड फंड, बराबर ना रे। अरे सोर्स ऑफ फंड का हेडिंग क्या है, शेयर होल्डर फंड प्लस बोरोड फंड। मैं शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व माइनस फिक्टिशियस, एंड बोरोड फंड में दो बैंक लोन एंड डिबेंचर्स, बराबर ना। तो ये आपका क्या बेटा सोर्सेस ऑफ फंड है, बराबर से देखना तो ही समझ में आएगा। तो ये जो है इसको ही हम लोग कहते हैं सोर्सेस ऑफ फंड, और यही हमारे लिए क्या होता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, कि बिजनेस में कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बिजनेस के ऊपर पैसा लगाया। ओके, कैपिटल मतलब दो कैपिटल है, फंड दो है, ओन फंड है और ओड फंड है, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओके, अब ये फॉर्मूला कैसे लिखा, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, ये जो रेड कलर में है, तो वो कहते हैं टोटल एसेट। आप टोटल एसेट ले लो, ये आपकी टोटल एसेट है, इट इज योर टोटल एसेट, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, आपको टोटल एसेट। उसमें से आप क्या माइनस करना,
करंट लायबिलिटीज को माइनस करना। टोटल एसेट में से आपने करंट एसेट को माइनस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। ये देखो टोटल एसेट, इसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस किया तो ये बैलेंसिंग फिगर है, और ये क्या है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड है। दैट्स वाई ये फॉर्मूला है, समझा। ये टोटल एसेट में से आपने करंट लायबिलिटी को माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा, शेयर होल्डर फंड प्लस बोरोड फंड। एंड शेयर होल्डर फंड एंड बोरोड फंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड। एंड सोर्सेस ऑफ फंड ही क्या होता है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लिख के रखना फटाफट से। हो गया, यार देखो एक्चुअली आपके सिलेबस में ना उन्होंने दो रेशो बोला है, एक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसे देखा जाए तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये दोनों भी सेम है। ओके, 12th स्टैंडर्ड में ना बहुत ही इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बहुत ही शॉर्ट दिया है। मतलब आप बोल रहे हो सेल माइनस COGS ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक्चुअली देखा जाए तो फॉर्मेट इस तरीके से भी नहीं है, डिटेल में आप जब पढ़ोगे तो फॉर्मेट इस तरीके से है, सेल माइनस COGS यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस you will get net operating profit add non-operating income less non-operating expenses you will get EBIT, earning before interest and tax, minus interest you will get earning before tax, minus tax you will get earning after tax, minus preferential dividend you will get profit available for equity. It is a whole format of income statement. okay, पर 12th स्टैंडर्ड में उन्होंने कट शॉर्ट किया, डायरेक्टली नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बीच का जो पार्ट था ना उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, जो यहाँ पे 12th में नहीं है। ऐसे में क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये दो फॉर्मूला मैंने लिख के दिया, एक लिखा है ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एक है ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसे दो फॉर्मूलेज हैं। जब भी ये स्टेटमेंट कट डाउन कर रहे हो ना तो ये दोनों फॉर्मूले सेम बन जाते हैं। मतलब एग्जाम में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए या रिटर्न ऑन कैपिटल आए, क्योंकि ये ऊपर का जो बेस है ना हमारे इधर सिलेबस में वो चेंज नहीं है। मतलब यहाँ पे आना चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पर यहाँ पे हमारे सिलेबस में इंटरेस्ट है ही नहीं और एग्जाम में आएगा भी नहीं, क्योंकि बोर्ड ने फॉर्मेट में दिया ही नहीं है सर, वो है ना। तो ये जो रहेगा ना वो रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पर हमारे सिलेबस में इंटरेस्ट का कंपोनेंट ही नहीं है, इसलिए ये जो प्रॉफिट रहेगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा। और जो ROI का फॉर्मूला है, ये ROI का था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरा फॉर्मूला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी फॉर्मूला क्या बेटा सेम ही है। क्लियर, दो अलग अलग फॉर्मूले लर्न नहीं करने दिया है उन्होंने। ये लेते ना वो लोग ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या बेटा
जोर से बोल, क्या? तो रिटर्न ऑन इक्विटी होता तो मैं यहां पे फॉर्मूला बनाता नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड इफ रहेगा तो, डिवाइड बाय इक्विटी फंड, क्या बेटा? डिवाइड बाय इक्विटी फंड। पर ये भी फॉर्मूला उन्होंने दिया नहीं है। ओके, तो एग्जाम में ROI आए या ROC आए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, आपको क्या यूज करना है? सेम फॉर्मूला यूज करना है। आर ये क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, तो दोनों अभी सेम एक साथ भी नहीं आएगा एग्जाम में, याद रखना। मैंने क्या बोला, ये कहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? इसके ऊपर फुल फ्लेश 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, वही बता रहा हूँ। ये कहाँ पे मिलेगा? कैलकुलेट द फॉलोइंग में मिलेगा, नहीं तो MCQ में मिलेगा। अरे क्लियर, ये दोनों जगह पे ही मिलने वाला है। इसके ऊपर 8 मार्क्स का एक्सपेक्ट मत करो। यहाँ पे क्या, इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल बैलेंस शीट, कॉमन साइज, कंपैरेटिव और कैश फ्लो, ये जो आइटम्स है उसके ऊपर 8 मार्क का क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। इसके ऊपर क्या आएगा? कैलकुलेट द फॉलोइंग, अदरवाइज MCQs। क्लियर? ओके, तो अभी तक हमने कौन से फॉर्मूला देखा? तो हमने बैलेंस शीट के 2 फॉर्मूले देखे, कौन से? करंट रेशो, क्विक रेशो। ओके, इनकम स्टेटमेंट के 3 फॉर्मूलेज है, उसमें से एक नेट प्रॉफिट के ऊपर है, नहीं ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर है, नेट प्रॉफिट के ऊपर है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ऊपर है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या देखा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अरे ऐसा नो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट का रेशो क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग रेशो आ गया तो फॉर्मूला क्या है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद कंबाइंड रेशो और मिक्स रेशो है, उसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला मर्ज हो जाता है, इसलिए एग्जाम में भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बिकॉज उनका सिलेबस ही कट शॉर्ट है, आधा सिलेबस है। अरे क्लियर? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? सोर्सेज ऑफ फंड, मतलब कैसे आता है सोर्सेज ऑफ फंड? शेयर होल्डर फंड प्लस बोरोड फंड। समझो एग्जाम में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको टोटल एसेट दिया रहेगा और करंट एसेट, करंट लायबिलिटी लिया, तो भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस, और टोटल एसेट कैसे आएगा? फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट। क्या बेटा? फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट। अरे चलो मेरे साथ हो पक्का? ओके, तो ये आपका कौन सा रेशो हो गया बेटा? रिटर्न कंबाइंड रेशो। इज इट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 23 के पास आना। क्वेश्चन नंबर 23।